इस प्लांट सेल में इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, या किसी भी आकार का हो सकता है। इसको कहेंगे हम लोग लार्ज वैक्यूल। क्या कहोगे इसको? और ये लार्ज वैक्यूल किस में पाया गया? केवल प्लांट सेल में। लार्ज वैक्यूल किस में पाए गए? केवल प्लांट सेल में। अब जरा सा देखिए, ये लार्ज वैक्यूल जो है इसको हम लोग कहते हैं बड़ी रिक्तिका। नाम से तो ऐसा लगता है जैसे ये खाली जगह है, लेकिन हकीकत में यह खाली नहीं होता। यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। और मान लिया जाए कि यह लार्ज वैक्यूल है, तो चारों तरफ से जिस बाउंड्री से घिरा होगा उस बाउंड्री को आप लोग कहिएगा टोनोप्लास्ट। क्या कहेंगे इसको? टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट क्या हुआ? लार्ज वैक्यूल नहीं, बाउंड्री ऑफ लार्ज वैक्यूल को क्या कहोगे? टोनोप्लास्ट। इसके अंदर क्या हुआ कि कुछ द्रव्य पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? द्रव्य। और इस द्रव्य को कहा जाता है सेल सैप। क्या पाया गया? सेल सैप। कहां पाया गया? लार्ज वैक्यूल के अंदर। लार्ज वैक्यूल जो चारों तरफ से घिरा हुआ है उस वाल को क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट। लार्ज वैक्यूल एनिमल सेल में पाया जाता है कि प्लांट सेल में? लेकिन कभी कभी एनिमल सेल में अगर ये होगा भी ना तो छोटे आकार का होगा। ठीक है? इसका काम क्या है सो पता है? इसका मुख्य काम है कि कोशिका के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, बेकार पदार्थ होता है, इसको ये अंदर रखकर और उसको रिसाइकिल करता है। क्या करेगा यह? किसको रिसाइकिल करेगा? और रिसाइकिल करके, और जब कोशिका का कोई नया अंग बनने वाला होगा तो उसके लिए मटेरियल जो चाहिए वो मटेरियल ये प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो कि 2 माइटोकॉन्ड्रिया, और कोशिका को 2 माइटोकॉन्ड्रिया से काम नहीं चल रहा है, उसको 4-5 माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया के फॉर्मेशन के लिए जो मटेरियल चाहिए वह मटेरियल की पूर्ति यह करा देता है।
कोशिका को एगो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से काम नहीं चल रहा है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए, उसको बनना है। बनाने के लिए उसको मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा? लार्ज वैक्यूल। नहीं, तो इसका काम क्या हुआ? नए कोशिकांगों यानी सेल ऑर्गेनेल्स के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति करना। दूसरा काम इसका क्या रहा? बेकार पदार्थों को संचित करके उसका रिसाइकलिंग करना। उसका यह रिसाइकलिंग कर देगा। नहीं, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनिमल सेल में लार्ज वैक्यूल नहीं पाया जाता, प्लांट सेल में ही लार्ज वैक्यूल क्यों पाया जाता है? तो क्या जवाब दोगे? हाँ? हाँ, तो बड़ा हो गया तो क्या हो गया? यही बताइए कि अगर हमारे घर में स्पेस कम होगा तो चूल्हा हम नहीं रखेंगे? तो ये बेकार चीज थोड़े है, आवश्यक चीज रखिएगा ना। तो उसको क्यों नहीं आवश्यकता होती उसकी, किसी को आवश्यकता हो रही है? और कोई? देखिए, द रेट ऑफ सेल डिवीजन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ सेल डिवीजन इन एनिमल। प्लांट में कोशिका का विभाजन का जो दर है वह जंतु से अधिक होता है। तो जब अधिक होगा, बार बार होगा, तो उसको बार बार अंग बनाने की जरूरत होगी ना। जिस घर में डिवीजन कम होता है तो एगो फ्रिज से काम चल गया। बार बार अगर डिवीजन होता रहेगा तो क्या होगा? अलग अलग फ्रिज तो लेना पड़ेगा ना जी। तो सेल डिवीजन की दर सबसे ज्यादा किस में? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में होता है, सेल डिवीजन होता है, लेकिन वो धीरे धीरे होता है। यानी कि परिपक्वता जब तक खूब नहीं होगा तब तक एनिमल सेल में हो नहीं पाता। इसमें अपरिपक्व है, फिर भी सेल डिवीजन हो गया। जैसे एक बच्चा जन्म ले ले और उसी दिन आप एक आम का पेड़ लगा दीजिए, 5 साल के बाद में क्या होगा? आम तो फल देने लायक रह गया, और 5 साल में बच्चा जो है सो अपन अभी कक्षा भी बदलने नहीं आया, नहीं स्कूलों को ही नहीं हो पा रहा, उसके अंदर विकास उतना नहीं हुआ। तो जिसमें सेल डिवीजन जल्दी जल्दी होगा उसमें नए कोशिका या नए कोशिकांगों की आवश्यकता ज्यादा होगी।
तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो स्टोर रूम तो रखना पड़ेगा ना, कि बार बार जो है सो उसमें डिवीजन हो रहा है और नया कोशिका अंग की जरूरत है, तो लो इसी में से ले लेकर अपना बना लेना। नहीं तो एक लाइन का आंसर दीजिएगा कि सेल डिवीजन की दर प्लांट सेल में ज्यादा होता है। यही कारण है कि इसमें लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। नहीं, एनिमल सेल में सेल डिवीजन की दर उसकी तुलना में कम होता है। नहीं, बात समझ में आया? तो ये कहानी किसकी हो गई? लार्ज वैक्यूल की। उसके बाद आप देखिएगा क्या कि इसमें कहीं कहीं आपको थैलानुमा संरचना मिलेगा इस टाइप का। इस संरचना को आप कहोगे लाइसोसोम। क्या कहेंगे? लाइसोसोम। अच्छा, इस लाइसोसोम को खोजा कौन था ना? नहीं, इसके खोजकर्ता जो थे वह थे C.D. डूबे ना, क्रिश्चियन डी डूबे, यही इसको खोजे थे। केवल इतना भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा ना। ये होता कैसा है? या बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो प्रायः एनिमल सेल्स में अधिक पाया जाता है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, आइए, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जल विघटनी एंजाइम्स पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक समझते हो? अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं समझते? इलेक्ट्रोलाइट्स उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाए तो वह
धनायन और ऋणायन में टूट जाए। नहीं, जिसका अपघटन नेगेटिव और पॉजिटिव में हो जाए उसको क्या कहोगे? इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहेंगे उसको? जैसे पानी के घोल, ये नमक का घोल है, नहीं, उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाएगा ना। कॉपर सल्फेट के घोल में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करोगे तो क्या होगा? हाँ, यानी कि कॉपर आयन और सल्फेट आयन टूट जाएगा। तो ऐसे घोल को क्या कहोगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। और वैसा घोल जिसमें पानी डालने के बाद में अपघटित हो जाए उसको क्या कहोगे? हाइड्रोलाइट। नहीं, तो क्या लिख दिए? जल अपघटनी? नहीं, तो हाइड्रोलाइटिक समझ में आया? तो कौन एंजाइम पाया जाता है इसमें? और यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो किस में पाया गया? लाइसोसोम में। और हाइड्रोलाइटिक का मतलब क्या हुआ कि जल में डालने के बाद में वो क्या होता है? अपघटित हो जाता है। और जो कोई अपघटित होगा वो ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा। कभी सोचिए सब कि आयुर्वेद की दवा में क्यों कहता है कि 2 ठेपी दवा लीजिएगा और 2 ठेपी पानी मिला दीजिएगा? नहीं, 2 चम्मच दवा ले लिए। आयुर्वेद का दवा में प्राय नहीं रहता है, हाँ भाई इसको पानी के साथ भी ले लीजिएगा। कुछ दवा ऐसी आपको मिलेगी जिसमें कहा जाता है कि 2 चम्मच दवा ले लीजिए और 1 कप पानी में इसको घोल कर पी जाइए। नहीं, तो इसका उद्देश्य क्या है कि जल में जब डाल देंगे तो वो अपघटित हो जाएगा। ऐसी दवा जो होते हैं वह हाइड्रोलाइटिक होते हैं और तब वो आपके शरीर में जाएगा तो अधिक क्रियाशील होगा। ऐसे वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहेगा तो वह कम क्रियाशील होगा। डाइल्यूटेड फॉर्म में जाएगा तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि वह हाइड्रोलाइटिक होते हैं। अब इस एंजाइम का काम क्या है कि यह एंजाइम करता क्या है? आपको कोशिका के अंदर अगर कोई बेकार पदार्थ आ जाए उसको यह गला पचा देगा। एंजाइम है। कोई जीव आ गया
तो ये थोड़ा सा निकल के उसको मार डालेगा। अगर वो नहीं मरा तभी कहेगा कि या तो तुम मरो अन्ना तब हम फटे ना। जब वो फटेगा तो कोशिका के अंदर का जितना भी चीज है सबको गला पचाकर नष्ट कर देगा, बेचारी कोशिका की मौत हो जाएगी। तो ये हत्यारा है कि आत्महत्यारा? अपनों मरा और उसको भी ले गया, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या कहा? आत्महत्या की पहली। चूंकि यह फटा है, अब फटता है तब नुकसान करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहें? अरे एटम बम ऑफ द सेल, नहीं, एटम बम ऑफ द सेल। और बेकार पदार्थों को ये क्या करता है? गला पचा देता है, इसलिए इसको कहा गया है डाइजेस्टिव ग्लैंड। नहीं तो लाइसोसोम को किस नाम से जाना गया? डाइजेस्टिव ग्लैंड, सोसाइटल बैग और आइटम बम नहीं, एटम बम ना। ठीक है, न तो क्योंकि लोगों का कुछ लैंग्वेज रहता है गड़बड़, वो एटम बम के बदले में कहेगा आइटम बम। लालू प्रसाद से ऐसा ही गलती हो गया था ना। संसद में पानी पर मुद्दा हो रहा था कि सबको शुद्ध जल नहीं मिलता है, शुद्ध जल नहीं मिलता ना। वो चिल्ला के बोले कहा कि क्या बात करते हैं, सबको शुद्ध जल मिलता है। तो उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, बीजेपी बोली कहा कि ना 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 ना, कहाँ शुद्ध जल मिलता है। लालू प्रसाद खड़ा होके बोले कहा, उस समय सुषमा स्वराज जिंदा थी, कहीं का सुषमा जी तो ऐसा अपन जलवा दिखाइए ना। नहीं अब बताओ, जल तो सुने थे, इस जलवा क्या होता है? नहीं, इसलिए या अवांछित पदार्थों को गला पचाकर नष्ट कर देता है। कभी कभी यह स्वयं फटकर कोशिका को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि इसको क्या कहा गया? इसे सुसाइडल बैग, एटम बम और डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा जाता है। हो गया? हटा दें?
हिंदी में भी लिख लीजिएगा, जहां अगर टर्म लगे तो बोलिएगा, हिंदी भी बता देंगे। ठीक है। पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि। अब देखो यहां पर आपको एक इस तरह से चमकता हुआ एक आकृति मिलेगी। इसको आप कहिएगा सेंट्रोसोम, जिसको कहते हैं तारक काय। तो सेंट्रोसोम किसमें पाया गया? केवल एनिमल सेल में नहीं। अच्छा, इसको खोजा किसने था? बोबेरी ने ना। चलिए, इसके खोजकर्ता बोबेरी साहब थे ना। या केवल एनिमल सेल में पाया जाता है? किसमें पाया गया? केवल एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं होता। यह गोलाकार या अंडाकार आकृति का होता है, जिसमें एक या दो बिंदु की तरह रचना होती है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। देखो, मान लो ये है गोलाकार या अंडाकार, ठीक है, और ये चमकता हुआ दिखता है। इसमें एक या दो संरचना ऐसा पाया जाता है। इसी बिंदु को क्या कहोगे? सेंट्रियोल। इसी बिंदु को क्या कहेंगे? सेंट्रियोल। हाँ, इसका मुख्य कार्य सेंट्रियोल, CENTRIOL। वो यहां एन छूट गया था। यहां एन छूट गया है, सेंट्रियोल। इसका मुख्य कार्य सेल डिवीजन के समय एस्ट्रल रेज एवं स्पेंडल
फाइबर्स, तरकु धागे का निर्माण करना है। स्पिंडल फाइबर या तरकु धागे का निर्माण करना है। अब देखो स्पिंडल फाइबर है क्या और एस्ट्रल रेज है क्या, और ये कैसे काम करता है सेल डिवीजन में। नहीं, मान लिया जाए कि कोई एक कोशिका है, इस कोशिका में यहां पर पाया गया सेंट्रोसोम और ये सब क्रोमोजोम्स हैं। तो इस क्रोमोजोम से एक धागानुमा संरचना अटैच्ड होता है। बायोलॉजी की किताब में ऐसा फोटो देखा होगा आप लोगों ने ना, ठीक है, जो मेटाफेज के समय काम आता है। तो ये बीच में जो है ये क्या है, ये सब क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम जिसको कहते हो गुणसूत्र। तो गुणसूत्र जिस धागा से अटैच्ड होता है उसी धागा का नाम है स्पिंडल फाइबर। और जो ये रेज निकला हुआ है, ये सब रेज, इस रेज का नाम है एस्ट्रल रेज। नहीं, तो ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण कौन किया? सेंट्रोसोम। किसने निर्माण किया? किस समय बनाता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन ना। और विशेष जब सेल डिवीजन बताएंगे तब। नहीं, हटा दे। अब इसमें देखिएगा क्या, इथाइली जैसा संरचना पाई जाएगी। ये जो रचना है, इस रचना को आप कहिएगा गोल्जी बॉडी। क्या कहेंगे?
गोल्जी बॉडी ना, इसी को हम लोग गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। इसी को हिंदी में गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण, जिस नाम से जाने, आपके फिगर में जहां जगह मिले वहीं बना लीजिएगा। तो जरूरी नहीं है कि हमारा जहां बना है वहीं बना लीजिए, नहीं, कहीं भी बन रहा, कहीं भी रह सकता है ना। ये याद है ना, छोटा है कि अगर लोकेशन कहाँ खोजोगे, नहीं, बहुत छोटा चीज है। एगो पिन चुभा देंगे ना तो हमारे शरीर का 80 से 90 कोशिका डैमेज हो जाएगा। सोच लीजिए, किसी को अगर एक थप्पड़ कस के मार दो तो 2-4 हजार उसका सेल अगर डैमेज हुआ तो आपका भी 200-400 सेल डैमेज हो जाएगा। नहीं, मारने वाले का 200-400, आज अगर गाल पर लगा होगा तो 2-4 हजार। नहीं, हाँ, ठीक है, तो दोनों का नुकसान है, इसलिए मारा पीटी नहीं करो, नहीं। अब बताओ, इस गोल्जी बॉडी को खोजा किसने था? कैमिली गोल्गी, यही जनाब इसके खोजे थे, इसके खोजकर्ता यही हैं। यह होता कैसा है? या थैलीनुमा संरचना की होती है, जो एक के ऊपर एक अवस्थित होता है, या एक के ऊपर एक अवस्थित होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है जी? यह कोशिका के अंदर पदार्थों के परिवहन का नियंत्रण करता है। ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, किसका? ये कंट्रोल द इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। अब बताओ कि रोड पर ट्रैफिक का नियंत्रण कौन करती है? यही कारण है कि इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसको कहोगे? गोल्जी बॉडी को। क्यों? हाँ, ये कंट्रोल द इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। हो गया? अब ये जो प्लांट सेल देख रहे हो ना, इस प्लांट सेल में आपको इस तरह की रचना आपको मिलेगी। जिसको प्लास्टिड्स कहोगे। प्लास्टिड का हिंदी लवक, क्या कहोगे इसको?
प्लास्टिड, क्या कहेंगे इसको? प्लास्टिड्स, लवक। ठीक है, प्लास्टिड जिसको कहेंगे लवक। इस लवक के खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता सिम्पर थे। हाँ, सिम्पर। ई प्लास्टिड कितने प्रकार के पाए गए? पहला का नाम क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में कहोगे हरित लवक। ई कैसा होता है? हरा रंग का। ये पाया कहां गया? पत्तों एवं पौधों के हरे भाग में। अच्छा, इसका काम क्या है? आए हट। प्रकाश संश्लेषण के समय सोलर एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, दूसरा कौन पाया गया? ल्यूकोप्लास्ट। इसका हिंदी क्या हुआ? अवर्णी लवक। ई कैसा होगा? रंगीन होता है। अच्छा, ये कहां पाया गया? जड़ में, तना के कॉर्टेक्स में, फल के फल भित्ति में, और बीज के भ्रूणपोष में। इसका काम क्या है? भोजन को जमा करना। और तीसरा पाया गया क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक।
तुम नहीं लिख रही है क्या? हाँ? पेन खत्म हो गया कि इंक खत्म हो गया? हाँ मिल गया, मिल गया, ले लो लो, वो मिल गया सर, हो गया हो गया। क्या कोई दिक्कत? हाँ? फल भित्ति, पेरिकार्प, फ्रूट से होता है ना, फल के अंदर जैसे मान लिया जाए, सपोज करो कि यह आम है, और इस ये आम के अंदर पीछे पीछे काटोगे तो बीज मिल जाएगा नहीं? ठीक है, तो बाहर वाला जो हल्का भाग होता है ना, जो हरा रंग का होता है, उसको क्या कहोगे? बाह्य फल भित्ति, अंग्रेजी में पेरिकार्प, बीच वाले में मेजोकार्प, और अंदर वाले को एंडोकार्प। नहीं तो वो सब क्या है, उसी में ना भोजन इकट्ठा करेगा। तो आम जो है कि कहाँ अपना भोजन इकट्ठा करता है? एपीकार्प की, मीजोकार्प की, एंडोकार्प में। आए? तो आप आम का कौन सा भाग खाना पसंद करते हो? आए? मध्य फल भित्ति। और कोई दिक्कत? एंडोस्पर्म समझ में, अरे ये भ्रूणपोष समझ में आता है? भ्रूणपोष मतलब भ्रूणपोष कहलाता है बीज के अंदर जो पदार्थ पाया जाता है। हाँ, जैसे नारियल एक बीज है ना, वो नारियल के अंदर तुम लोग देखते क्या होगे कि उजला 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 जो रहता है, जिसको खोरोच के खा जाते हो, वही ना उसका भ्रूणपोष है। गेहूं चावल किसको खाते हो? भ्रूणपोष को ही खाते हैं। आप लोग कितना बेरहमी से उसको खाते हैं अंदाजा नहीं है। वो बेचारा किसके लिए जमा करके रखा था? अपने भ्रूण के लिए। भ्रूण मतलब छोटा बच्चा, शिशु, उसके लिए रखा था। उसको हम लोग जो है सो पिसवा के तावा पर उलट पलट करके दांत से चबा चबा के खा जाते हैं। अरे आप लोगों में, हम कोनो बाहर थोड़े है, आप लोगों मतलब कि हम भी अभी में नहीं। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये बता दिया आपको वर्णी लावक। ये कैसा होगा? रंगीन होता है। ये कहां पाया गया? फल एवं फूल में रंग देता है, कलर देता है। जैसे टमाटर का लाल रंग किसके कारण? टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण नहीं। चुकंदर का लाल रंग बेटा नीन के कारण।
गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण नहीं, और टमाटर, चुकंदर, गाजर हो गया। अब आ जाओ हल्दी का पीला रंग, किसके कारण? जेंथोफिल के कारण। ना बुआ, जेंथोफिल नहीं, कुरमीन के कारण। और पका पपीता का पीला रंग, ये है जेंथोफिल के कारण। अलग अलग है सबका ना, लेकिन ज्यादातर पीलापन जेंथोफिल ही होगा। जैसे आम पक गया, पीला हो गया। आम हरा है किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण। आम पीला हो गया किसके कारण? जेंथोफिल के कारण नहीं। सब कोई उतार लिए? केरोटीन और केराटीन में अंतर है। एक इसका मतलब अल्फा की बीटा, अल्फा बाल में, अब बीटा ऊपर गया गाजर में। नहीं, ये सब याद रखिएगा, बीपीएससी ऐसा नहीं खोज के लाता है नहीं, ठीक है। अब यदि आपको यह सब बात समझ में आ गई तो हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। इस फिगर को देखो और जो प्रश्न पूछे वो जवाब देना ना। एक ऐसा कोशिकांग बताइए जो एनिमल सेल में तो है परंतु प्लांट सेल में नहीं है। पहले क्वेश्चन सुनिएगा तब ना। एक ऐसा कोशिका का अंग जो एनिमल सेल में है परंतु प्लांट सेल में नहीं है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में कौन है? नहीं, देखो ना, एनिमल सेल में है लेकिन प्लांट सेल में। तीन ऐसे कोशिका का अंग बताओ जो प्लांट सेल में है परंतु एनिमल सेल में नहीं है। और अरे एगो तो हो गया प्लास्टिड, दूसरा और तीसरा, यानी कि इधर जो है सो केवल, उधर है तो केवल, अब बीच वाला दोनों, ठीक है। अरे वो तो बना हुआ है, वो तो सेल वाल बना हुआ है उससे नहीं। अच्छा, अब आप हमको बताइए कि बार बार चर्चा आपके सामने होगा कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य। दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग? कोशिका द्रव्य किसको कहोगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाएगा कोशिका द्रव्य। और जीव द्रव्य
अच्छा अच्छा, तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या अंतर है? अच्छा, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म सेम है? अच्छा, उसमें क्या पाएगा? देखो, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म आज आप लोगों को क्लियर कर दे। आपको क्या बोले थे कि जितना भी इस दुनिया में अंडा है सब एक कंप्लीट सेल है ना? है? मान लो यह एक अंडा है। अरे ये मत पूछना कि किसका अंडा है। मान लो ये अंडा है, नहीं, इस अंडा का कल्पना करो और सेल के बारे में जानो। इस अंडा का चारों तरफ से वो कवर होगा जिसको कहते हैं अंडा के केस में शेल। क्या कहते हैं? शेल। क्या कहेंगे? शेल। तो आप क्या कीजिए कि इस कवर को मान लीजिए सेल वॉल, और अब अंडा को फोड़ कर निकालिए तो निकलेगा उजला और पीला भाग। जो निकलेगा ना उसको कहिएगा प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। अब उस अंडा में एक उजला भाग निकलेगा, उजला प्रोटीन है। आज क्या है, ऐसे फोड़ के निकालोगे तो नहीं निकले, तो का हरियर रहता है। उसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। और जो बीच में निकला पीला वाला वो हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बन गया? अब न्यूक्लियोप्लाज्म हटा दोगे तो क्या बचेगा? किस में से हटा दिया? और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? तो प्रोटोप्लाज्म का हिंदी और साइटोप्लाज्म का हिंदी, और इसका हिंदी केंद्रक द्रव। किसको क्या कहेंगे? और इससे बनेगा क्या? केंद्रक। और इससे क्या बना? इसमें कौन कौन पाया गया? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपका काम क्या है, ये चार्ट बनाइएगा ना, और माइटोकॉन्ड्रिया यहां लिख दोगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जितना बात बोले थे, कौन बात? इसको कहा क्या जाता है? जैसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। नहीं, यहां लिख दोगे राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। नहीं, इस तरह से आप लोग नीचे तक लिख लीजिएगा। क्या? तो आज की कहानी इतना ही, कल आएंगे तो और चीज बताएंगे।